दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर का हमारा आज 3rd एपिसोड है और लास्ट एपिसोड में हमने कुछ कंसेप्ट को डेवलप किया था, खासकर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को देखा। और उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर मान लीजिए हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालते तो कैसे निकलेगी, और वैसे ही हम एक्सेलरेशन को अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो हमने देखा था कि वो कैसे जुड़ी हुई है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो मैं आज का जो एपिसोड है उसमें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि हमने क्या पढ़ा था। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है, जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये मेरी एक्सिस है और इसके अबाउट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सोचिए इसका मास है m, कोई भी ले लो आप, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है, इसकी ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से ये मेरा r वेक्टर में लिख लेता हूँ, इसको यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। इसकी जो एक्सिस है उससे जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो मेरी r है। तो अगर मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी एक तो टेंजेंशियल होगी, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर जरूरी नहीं है आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखो, यहाँ से आप इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से इसकी वेक्टर ले लो, आरपी वेक्टर ले लो, तो ओमेगा क्रॉस आरपी हो जाएगा। वो मेरा क्या बन जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आप इसकी वेलोसिटी बोल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी जो आएगी इसकी। वहीं पे अगर मान लीजिए मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी अल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमारे पास जो है इसकी एक्सेलरेशन निकल के आएगी। अब यहां पे इसके दो कंपोनेंट हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये इस तरफ आएगा। एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस तरफ, जिधर वेलोसिटी है उधर ही आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए, जो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा मेरी जेड की तरफ ही होगी। तो यहां पे अगर मैं देखा हूं तो यहां पे जेड की तरफ मेरी क्या होगी, अल्फा होगी, और आर वेक्टर जो होगा वो इधर होगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप विजुलाइज करके देखें, कोई डिस्क ले लें यहाँ पे या कोई सर्कल ले लें, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, वहां पे आर वेक्टर इधर हो गया और अल्फा इधर हो गया ऊपर की तरफ। तो अल्फा से अगर मैं आर की तरफ हाथ को घुमाऊंगा तो जो डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियल आ जाएगी, जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंशियल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये मेरे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का, माइनस ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा बताओ जरा। इसकी डायरेक्शन तो आर की तरफ ही आएगी, तो इसको मैं रेडियल कंपोनेंट बोल देता हूं। अगर आप माइनस को यहां पे लगा रहे हो, ये माइनस यूं का यूं यहां ले रहे हो, तो आप बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, रेडियल डायरेक्शन, और माइनस आ जाएगा यहां बाहर। लेकिन अगर आप इस माइनस को इसके अंदर ही ले रहे हो तो आप बोलोगे कि ये माइनस आर कैप की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। अगर यहाँ पे प्लस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब माइनस साइन इसके अंदर ही ले लिया ना आपने, तो माइनस आर वेक्टर की तरफ है। ये आर वेक्टर तो बाहर की तरफ है, माइनस आर वेक्टर जो है अंदर की तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर की तरफ आएगा ये। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है अंदर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट जो है वो आएंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के। अब इनके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू जो एक्सेलरेशन है, दिस इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे डी ओमेगा बाई डी टी लिख दूं क्रॉस आर वेक्टर माइनस ओमेगा की जगह पे हम जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो बनेगा आर ओमेगा। आर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, भी ध्यान देना, ठीक है। इसमें आप आरपी नहीं लिखोगे, यहाँ पे आरपी ओमेगा नहीं लिखना है। जब भी आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आर ओमेगा लिखोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहां से आप ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा V अपॉन आर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर, और इनटू में आर और कर देता हूं अगर मैं सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन भी तो आएगी, डायरेक्शन आ जाएगी आर कैप। देखो ना, इसका तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप की डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है आर, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, इनटू आर करोगे तो एक पावर कट जाएगी। तो जरा देखिए एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, और ये बन जाएगा फाई कैप डायरेक्शन, ठीक है। अल्फा जेड कैप की तरफ है, क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो फाई कैप डायरेक्शन आएगी, माइनस V स्क्वायर अपॉन आर कैप,
इस तरह से आप लिख सकते हो। सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अल्फा आर फाई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर आर कैप। आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से पता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है दोस्तों, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आती है, जरा सोचिए, अगर मैं बोलता कि ओमेगा मेरा कांस्टेंट होता, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, माफ कीजिएगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये मेरी कांस्टेंट है, एंगुलर रेडियन पर सेकंड जो है वो कांस्टेंट है, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर डी ओमेगा बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो ये वाला जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा जीरो आएगा। इन दैट केस जो एक्सेलरेशन आएगी उसके पास केवल एक ही कंपोनेंट होगा और वो होगा रेडियल कंपोनेंट, माइनस आर कैप की तरफ, अंदर टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है। ऐसे केस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो मेरा जीरो हो जाएगा दोस्तों। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ये किस वजह से आता है, ये वेलोसिटी के चेंज की वजह से आता है, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की वजह से आता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी आपकी चेंज होगी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मेरी जो लीनियर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहे, लीनियर वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट रहे, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जो ये ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अगर इसकी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ये, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो जीरो आएगा। इसी चीज को आप दूसरे सेंस में ये बोल सकते हो कि अगर मेरा ओमेगा कांस्टेंट रहे, ओमेगा मेरा टाइम के साथ बदल नहीं रहा, ये जो ओमेगा है ये मेरा टाइम के साथ बदल नहीं रहा, तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो मेरा जीरो आएगा और उसकी वजह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो जीरो आएगा। केवल और केवल एक एक्सेलरेशन आएगी और वो अंदर की तरफ आएगी, टुवर्ड्स सेंटर। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, टुवर्ड सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगी। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि मेरी ओमेगा कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो सर्कुलर मोशन में है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इन दैट केस जो एक्सेलरेशन आएगी वो केवल और केवल किधर आएगी, टुवर्ड्स सेंटर आएगी। इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ है एक्सेलरेशन, ठीक है, केवल एक एक्सेलरेशन उसकी एग्जिस्ट करेगी। वेलोसिटी की तरफ कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी आ जाता तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना रहती, माफ कीजिएगा, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना रहती, वो स्पीड बदलती। अगर एक्सेलरेशन भी उसकी वेलोसिटी की तरफ ही होती तो, ठीक है, तो उस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना रहती, जबकि यहां पे जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब समझिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो, रोटेट कर रहा हो, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, या उसकी जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, जो जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि वो अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो केवल एक ही एक्सेलरेशन का केवल एक ही कंपोनेंट आएगा और वो आएगा अंदर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको हम बोलते हैं। अब अगला स्टेप चलते हैं। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी के। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, जैसे यहां पे कोई इसकी इस इंस्टेंट, अगर कोई किसी इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल जो है वो यहां पे है, इसकी वेलोसिटी इधर है भाई, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो यहां पे दो एक्सेलरेशन आएंगी, एक आपकी एक्सेलरेशन इधर आएगी और एक आपकी एक्सेलरेशन इधर आएगी, ठीक है, एक आपकी एक्सेलरेशन इधर आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एक्सेलरेशन जीरो होगी,
इफ v का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट हो जाए, या फिर आप कह सकते हो ओमेगा मेरा कांस्टेंट हो जाए। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है तो उस केस में ये वाला जो कंपोनेंट है ये खत्म हो जाएगा, केवल ये कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अब आपको मैं याद दिलाता हूं, जो सर्कुलर मोशन है ये कर्वीलिनियर मोशन का ही तो पार्ट है। जब भी आपका कोई कर्वीलिनियर मोशन होते थे, आपको याद होगा हमने काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल में पढ़ाया था, ऐसा जो मोशन होता है उसको हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। तो अगर ऐसा कर्व बना रहा है कोई पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी इसके टेंजेंशियल होगी, और जो एक्सेलरेशन आएगी वो दो आएंगी, एक तो आपकी ये वाली एक्सेलरेशन आएगी और इसके परपेंडिकुलर आएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, उसके सेंटर की तरफ आएगी। इसको आप रेडियल भी बोल सकते हो या नॉर्मल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट बोल सकते हो, और एक टेंजेंशियल। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है ये किसकी वजह से आता है, ये इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से आता है। माफ कीजिएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड के चेंज की वजह से आता है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये किस वजह से आता है, ये इस सर्कुलर मोशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, जो सर्कल में घूम रहा है उसकी वजह से आ रहा है, जो कर्वेचर में मूव कर रहा है उसकी वजह से आ रहा है। अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा v²/r। ठीक है, वो होगा v²/r। ठीक है, और r की जगह पे हमने रो किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और जो v होगा वो a टेंजेंशियल जो होगा वो क्या होगा, a टेंजेंशियल इज इक्वल टू dv/dt। किस रेट से मेरी स्पीड बदल रही है, किस रेट से मेरी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो बदल रही है, वो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट दे देगा एक्सेलरेशन का। तो उसी का सबसेट है ये भी। ठीक है, बट जरा सोचिए, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती हर पॉइंट पे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे आप देख सकते हो यहां पे डायरेक्शन बदल रही है ना, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं ना हो सकती। बट ऐसा हो सकता है कि स्पीड मेरी जो है वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए, हर जगह स्पीड मेरी कांस्टेंट है। तो इन दैट केस ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, केवल एक एक्सेलरेशन का केवल एक कंपोनेंट होगा, और वो परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी आएगा और वो टुवर्ड सेंटर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके पास केवल एक एक्सेलरेशन होगी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही होती या घट रही होती, सर्कुलर मोशन ही होता बट स्पीड बढ़ या घट रही होती, तो उस केस में ये जीरो ना होता, फिर उस केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आता, नॉन जीरो होता ये, और नॉन जीरो अगर होता तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी बनती, फिर अल्फा भी नॉन जीरो आती फिर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो आपकी जीरो होती है। ठीक है, ओमेगा मेरा कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब मैं एक और पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, और उसके बाद हमें इसकी थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेहतर ये होगा कि हम एक दो क्वेश्चन कर लें अगले पॉइंट से पहले। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जरा सोचिए, मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इस तरह का, और यहां पे मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लेता हूं। मेरे पास कुछ डायरेक्शंस हैं वो दिखा देता हूं कुछ डिफरेंट कलर से। ये मान लीजिए मेरे पास एक्स कैप डायरेक्शन है, ये मेरे पास वाई कैप डायरेक्शन है, और ये मेरे पास जेड कैप डायरेक्शन। ऐसा कोई सरफेस है। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में सरफेस रखा गया है। अब मैं इस सरफेस को रोटेट कर रहा हूं, लेकिन रोटेट किसके अबाउट कर रहा हूं, जरा देखिए। मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने एक इसके सेंटर के थ्रू एक रोड पास की है, सेंटर के थ्रू एक रोड पास हो रखी है, और ये जो रोड है ये ग्रूड है, इसकी ये ग्रू हो रखी है, कहीं पे हमने इसको फंसा रखा है, ऐसे समझिए, ये हमने इसको फंसा रखा है। ठीक है, ऐसे फंसा रखा है। मतलब इसको अगर आप विजुलाइज करें तो कैसे विजुलाइज करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जरा देखिए, ऐसा कोई मान लीजिए मेरे पास फ्लैट सरफेस है। ठीक है, और ये उसका सेंटर है, सेंटर से ऐसे हमने रोड फंसा रखी है तिरछी, और ये रोड को मैं रोटेट कर रहा हूं। तो रोड को रोटेट कर रहा हूं तो रोड के साथ साथ ये जो है ये रोटेट करेगा, लेकिन रोड जो है वो तो किसी एंगल पे है ना। ये रोड को मैं ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं,
और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड, आपको 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। और मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, जरा देखिए इसको मैं 0 0 0 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो x में जो लेंथ दे रखी है ये मान लीजिए 0.3, मतलब x में जो लेंथ है ऑब्वियसली माइनस 0.3 आ जाएगा। y में भी मान लीजिए 0.3 है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए भाई, ये xy प्लेन में है, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x में लिखोगे तो माइनस 0.3 लिखोगे, y में 0.3 लिखोगे और z में लिखोगे 0। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये कितना है, सुनिए, ये पॉइंट है x में 0.6, जहां पे ग्रूव्ड है ना, x में है 0.6, y में कितना है, y में भी मान लीजिए 0.6 है और z में भी 0.6 है। ये पॉइंट जो है ये ग्रूव्ड है यहां पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इस पॉइंट को मैं b पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट मेरा b पॉइंट है और ये पॉइंट है मेरा a, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 रेडियन पर सेकंड। ये रोड घूम रही है 10 रेडियन पर सेकंड से। आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या आएगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। इसके आपको दो, ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है। आपको बताना है इसकी क्या वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली ये भी रोटेट करेगा ना, इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो आपको ये बताना है कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ये हम कैसे देखें दोस्तों, इसको हम कैसे देखेंगे, सुनिए। सबसे पहले इस ओमेगा की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो वो जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमें पता है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन और लिख लूं तो मजे आ जाए। डायरेक्शन कैसे लिखोगे बताओ, डायरेक्शन इधर आएगी भाई, जिधर मेरी रोड है, मैंने रोड ऐसे डाल रखी थी, ऐसे डाल रखी है रोड, किधर भी डाल लो ना। ऐसा मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है और रोड ऐसे है तिरछी, तो तिरछी रोड है तो रोड की तरफ, रोड के अबाउट घूम रहा है ना भाई, रोड तो रोटेट कर रहे हैं ना, तो ओमेगा जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, रोड की डायरेक्शन में होगा ओमेगा। अगर मैं फिंगर्स को घुमाऊं तो जिधर रोड है उधर उस डायरेक्शन में होगा। तो अब रोड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, ये डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट अपने को पता है, ये ओरिजिन पता है, तो ये बन जाएगा 0.6 i कैप प्लस 0.6 j कैप प्लस 0.6 k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 0.6√3, ठीक है जी। और 0.6 को मैं हटा देता हूं तो ओमेगा वेक्टर क्या बनेगा, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √3। ये मेरे पास ओमेगा की डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब जिस एक्सिस पे के अबाउट जो घूम रहा है उस एक्सिस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से ये जो वेक्टर है ये निकाल लिया RA। आपको याद है हमने बोला था कि कोई भी डिस्क है, अगर उस डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट ले लोगे आप, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो डिस्क घूम रही है उस डिस्क के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और वहां से उस वेक्टर को दिखा दो, उस वेक्टर को हम RP बोलते थे। तो अब वहां पे जो ये जो एक्सिस होती थी वो एक्सिस अब यहां पे ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने ये पॉइंट ले लिया और ये जो पॉइंट है जो घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी अपने को बतानी है, वहां से यहां तक का जो वेक्टर है उसको हमने RA बोल दिया। तो RA की जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा बताओ जरा, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 0.3 i कैप प्लस 0.3 j कैप प्लस 0 k कैप। ये मेरे पास वेक्टर आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये वेक्टर मेरे पास आ गया RA वेक्टर। तो अगर मैं VA की बात करूं तो VA विल बी इक्वल टू, आप जानते हो, ओमेगा क्रॉस RA, ये हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्रॉस RA, मैंने आपको बताया था कि लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो VA की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है 10/√3 इनटू, बताइए क्या बनेगा, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ पे आप वैसे तो ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, असल में मैं x को यहाँ पे नेगेटिव लेना चाह रहा था, बट एनीवे कोई बात नहीं, जो भी लिख दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो 10/√3 ये मेरे पास इसका क्या है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे किसके साथ, RA के साथ, और RA क्या है 0.3 को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर बताइए क्या बनेगा, 0.3 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बताइए, अंदर है माइनस i कैप प्लस j कैप, ये है भाई, एक बार देख लीजिए, ठीक है।
तो अब ये 0.3 यहाँ पे बाहर आ गया भाई, तो VA की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 10, तो 3/√3 आ गया यहाँ पे, और अंदर है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप क्रॉस माइनस I कैप प्लस J कैप, ये बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा VA आ जाएगा, इसमें डायरेक्शन भी आ गया और इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आना चाहिए भाई। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको मैट्रिक्स का तरीका बताया हुआ है, I कैप J कैप K कैप, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे क्या लिखोगे -1 1 0। ठीक है, तो अब बताओ भाई क्या बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, तो मेरे पास बाहर आ गया। अंदर देखिए दिस इंटू दिस करोगे तो I कैप का जो कॉम्पोनेंट आएगा, I कैप का कॉम्पोनेंट आएगा 0 -1, तो -1 आ जाएगा, माइनस J कैप का कॉम्पोनेंट आएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस K कैप का कॉम्पोनेंट क्या आएगा 1 -1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या बन गया दोस्तों, जो VA की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू -√3 I कैप माइनस √3 J कैप प्लस 2√3 K कैप, ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सवाल जो था वो आसान ही था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इसकी मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है इस पॉइंट की। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, जो A पॉइंट की एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस RA, R की जगह RA ले लो भाई, माइनस ω² RA। ठीक है भाई, इस तरह से करोगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो ω² इंटू R मतलब क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ω² R लिखेंगे भाई, यहाँ पे RA नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बेहतर ये होगा कि आप ये लिखो प्लस ω क्रॉस RE। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है भाई, ω² RA मत लिखो फिर यहाँ पे, क्योंकि ω² RA तब बनता था जब R लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना है तो अब आपको ये लिखना पड़ेगा ω क्रॉस RA। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए भाई, अब जरा देखिए अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा भाई, प्लस क्योंकि कांस्टेंट है ना ओमेगा, तो ये तो कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है जो हमने निकाली है ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा को पहले आप ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर से इसके साथ जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मुझे बताइए कि क्या वैल्यू इसकी आएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया। यहां पे मैंने आर क्यों नहीं लिया बताइए, -ω² R क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया? -ω² R भी ले सकते थे, लेकिन उस केस में फिर R जो है वो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, फिर आपको वो निकालना पड़ेगा। -ω² RA मत लिख देना गलती से भी, कहीं आप -ω² RA लिख दो, ये नहीं है भाई। ठीक है, अगर ऐसा लिखना तो R लिखना पड़ेगा, और R क्या है, इस एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आप लेते हो तो कर सकते हो, उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। बट द थिंग इज, अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो फिर आप ये वाला रूल लगा सकते हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा है उसको देखते हैं, तो इसको आप सोल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा भाई इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए मेरे पास एक कोई डिस्क है जिसकी रेडियस जो है वो आपको दे रखी है, और वो है मान लीजिए मे बी 10 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है, और मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूं इस तरफ, डिस्क जो है ऐसे रोटेट कर रही है 10 रेडियन पर सेकेंड से, और मान लीजिए इसके ऊपर एक टेप है जो रोल हो रही है, उसको मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं। ऑलरेडी कुछ तो टेप रोल हो चुकी है, इसके ऊपर कुछ टेप ऑलरेडी रोल हो चुकी है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है वो टेप का मैं दिखा रहा हूं भाई, इतनी थिकनेस तो इसके ऊपर रोल हो चुकी है मान लीजिए। तो इस तरह से टेप जो है रोल हो रही है, और इधर से टेप जो है वो रोल होती जा रही है, और इस टेप की कोई अपनी थिकनेस भी है भाई, 0.1 mm है मान लीजिए, इतनी इस टेप की जो है वो थिकनेस है जो इसके ऊपर रोल होता जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि यहां पे अगर इस टेप के ऊपर कोई पॉइंट P ले लूं,
तो उसकी क्या एक्सेलरेशन होगी। आपको इस पॉइंट P की एक्सेलरेशन आपको बतानी है कि कितनी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, क्या एक्सेलरेशन होगी, ये अपने को देखना है। और ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है भाई इसका, और ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरफ। आपको ये बताना है कि ये P पॉइंट की क्या एक्सेलरेशन होगी। तो आप ये बता दो, जो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी ना, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वही P पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी। तो इस पॉइंट की पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसका dv/dt कर लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, v इज इक्वल टू हम जानते हैं r ओमेगा होता है, और r जो है वो तो टाइम के साथ बदल रही है। अगर मैं r की वैल्यू की बात करूं तो r क्या बनेगा बताओ जरा। 0.1 तो पहले से ही है, उसके ऊपर ऐड हो रही है थिकनेस, धीरे धीरे और ऐड होती जा रही है। कैसे ऐड होती जा रही है जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन अगर रिवॉल्यूशन ले लूं मैं, 2 पाई रेडियन अगर मैं रिवॉल्यूशन ले लूं तो आपकी जो थिकनेस है वो 0.1 mm बढ़ जाती है। 0.1 mm जो है वो इसकी r जो है इंक्रीज हो जाती है। 0.1 तो पहले था, उसमें ये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई रेडियन में, 2 पाई रेडियन मतलब 1 रिवॉल्यूशन के बाद। अब आप मुझे ये बताओ, इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 रेडियन ये चक्कर लगा देता है। 2 पाई रेडियन अगर आप लेते हो तो 2 पाई रेडियन में इतनी थिकनेस बढ़ती है। 1 रेडियन में कितनी बढ़ती है अगर थिकनेस, अगर मैं लीनियर एक बार अज्यूम कर लेता तो 1 रेडियन में 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 पाई, इतना mm की थिकनेस लीनियरली मैं मान सकता हूं कि 1 रेडियन अगर ये रोटेट कर रहा है तो आप रफली ये कह सकते हो, हालांकि 1 रेडियन से बनेगी नहीं बात, बट फिर भी अगर मैं इसको लीनियर अगर अज्यूम कर लूं कि थिकनेस लीनियरली बढ़ रही है तो 1 रेडियन में इतना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ओमेगा है वो कितना दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 रेडियन ले जा रहा है, एक सेकेंड में 10 रेडियन घुमा रहा है ये। एक रेडियन में इतना वो बन रही है थिकनेस, तो 10 रेडियन अगर घूम चुका होगा, 10 रेडियन घूम चुका होगा तो कितनी थिकनेस बढ़ चुकी होगी। 0.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 पाई इंटू 10 कर दोगे भाई, इतना मीटर मेरी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। और 10 रेडियन तो एक सेकंड में हो रहा है ना भाई, पॉइंट को समझिए। एक सेकंड में आपका 10 रेडियन घूम रहा है ना, तो इसका मतलब एक सेकंड में इतनी मीटर रेडियस बढ़ चुकी होगी, क्योंकि भाई 10 रेडियन का मतलब ये एक सेकंड में 10 रेडियन हो रहा है, तो इसका मतलब एक सेकंड में इतना मीटर रेडियस बढ़ चुकी होगी। तो इसका मतलब रेडियस टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है ये आपको पता चल जाएगा। RT जो होगा, इनिशियली क्या था 0.1 तो पहले से ही था, अब पर सेकंड इतनी इंक्रीज हो रही है, पर सेकंड एक सेकंड में इतनी मीटर इंक्रीज हो रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻³ अपॉन 2 पाई इंटू टी। 10⁻³ अपॉन 2 पाई मीटर पर सेकंड से आ रही है ना, तो टी टाइम में इंटू टी और कर दो, तो ये मेरा पता चल गया मुझे कि रेडियस जो है वो टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होगी। आई होप आपको समझ आए ये, इसको एक बार जो है आप नोट कर लें भाई, ठीक है। 10⁻³ इंटू 10, तो पर सेकंड इतना मीटर पर सेकंड हो गया ना भाई, इतने मीटर पर सेकंड ये बढ़ रही है रेडियस। तो पहले से 0.1 थी और टी टाइम में इतनी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में इतनी बढ़ रही है तो टी टाइम में इतनी बढ़ जाएगी, सही है। तो मुझे पता चल गया आर कैसे टाइम के साथ बढ़ रही है। तो यहां से वी जो है वो टाइम का फंक्शन आएगा भाई, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा में आर की जगह ये कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 10⁻³ अपॉन 2 पाई इंटू टी, दिस इज आर इंटू ओमेगा। ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है 10। ये लो जी, ये मेरा वी टी आ गया। अब यहां से dvt/dt निकाल लेते हैं भाई, dvt/dt इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं सीधा सीधा। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻³ अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10⁻² अपॉन 2 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आएगी और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। क्यों भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आएगी, जरा देखो। dv/dt, ये पॉइंट जो है किस रेट से आगे जा रहा है ये वो पता चल गया मुझे। तो आप ये कह सकते हो कि जो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आएगी वही इस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन आएगी भाई, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका जवाब निकाल सकते हो। लेकिन एक डाउट है यहाँ पे, क्या डाउट है जरा देखिए। हमने बोला कि v इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर।
ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो dv बाई dt जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा अल्फा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr बाई dt। यही तो बनेगा भाई, एक बार देख लीजिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखा जाए तो आपको डाउट ये आ सकता है कि सर देखो ये होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये तो आएगा 0। तो जब यहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 आ रहा है तो आप यहां वाली एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हो? फिर ये आंसर कैसे दे दिया आपने? यहां पे तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो तो 0 आ गया, केवल ये वाला कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का। तो यहां पे इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो तो डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, तो इधर वाला कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया, केवल नीचे की तरफ आएगी। तो ये एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ आनी चाहिए, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे है? ठीक बात है भाई। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं वो इस पॉइंट की नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट की नहीं निकाल रहे। ये पॉइंट अगर होता, ये पॉइंट तो डिस्क के ऊपर है, लेकिन हम डिस्क के ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं निकाल रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं भाई कितने मीटर पर सेकंड से ये रोल हो रहा है, आप ये समझिए कितने मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, हम वो निकाल रहे हैं बस, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो पॉइंट को समझिए, हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये जो है ये तो डिस्क के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता उसकी एक्सेलरेशन निकालते, हमारा जो पॉइंट है वो डिस्क के ऊपर नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो टेप है उसी के ऊपर ये पॉइंट है P, ठीक है। तो अगर ये रोल होगा तो भी ये पॉइंट तो आगे ही मूव करेगा ना। तो अपने को ये देखना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है और वो किस रेट से चेंज हो रही है। अपने को बस उसका, बल्कि स्पीड देख लो आप इस पॉइंट की। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये स्पीड निकाल लो इसकी, बस इस पॉइंट की स्पीड निकाल लो। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या आएगी, उस स्पीड का जो डेरिवेटिव होगा वो मेरी इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी जो इस तरफ आएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये कंसेप्ट नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि आप जो है ना यहां पे अगर आप ये कंसेप्ट लगाते हो, ये पॉइंट जो है ये फिर इसका मतलब डिस्क के ऊपर अटैच्ड होना चाहिए, और डिस्क के ऊपर जो पॉइंट अटैच्ड होगा, जैसे यहां पे कोई अटैच्ड पॉइंट है तो उसकी एक एक्सेलरेशन इधर होगी, एक एक्सेलरेशन इधर होगी। ये एक्सेलरेशन 0 आएगी क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही आएगी। तो ये एक्सेलरेशन यहां पे क्या रोल प्ले करेगी? यहां पे कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ये तो इस डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन है। मुझे क्या करना है, मुझे इस टेप के ऊपर जो पॉइंट है उसकी बतानी है। तो उसके लिए आप ये देखो कि इसकी स्पीड किस रेट से आगे बढ़ रहा है, ये स्पीड कैसे चेंज हो रही है इसकी। तो स्पीड के लिए इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे देखोगे बताओ जरा? आर ओमेगा से आप देखोगे यहां से, ठीक है। आर ओमेगा जो होगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे इसकी इस तरह से। तो आर ओमेगा से मेरे पास वेलोसिटी आ गई, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड आ जाएगी और उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो मेरे पास इस पॉइंट की एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये कंफ्यूजन जो है इसको दूर कीजिए भाई, ये कंसेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आपको इस तरीके से सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों। तो ये मेरे पास कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, जो मैंने थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए हैं, उनको आप पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं आपको वापिस लेके आ रहा हूं और हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखा। अब हम कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया कि ओमेगा मेरा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ओमेगा मेरा रहना चाहिए कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 0। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई भी चीज अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, वो अंदर की तरफ होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है मेरी r, ठीक है, r रेडियस के सर्कल पे अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो रेडियल एक्सेलरेशन होगी और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ठीक है भाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो ये वाली जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। एनीवे, तो ये था भाई हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v²/r इसको बोल सकते हो, अंदर की तरफ आएगी भाई ये, ठीक है, माइनस आर कैप की तरफ होगी। आर कैप मेरा बाहर की तरफ है तो माइनस आर कैप की तरफ होगी, ठीक है। अब सुनिए, अब आप बोलोगे कि सर ये अंदर की तरफ क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों,
ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना और उसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए इधर कहीं है, तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये जो कंपोनेंट है ये इसकी जो इस तरफ वाली जो स्पीड होगी उसको बदलने की कोशिश करेगी, स्पीड को बदलने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो इसकी जो स्पीड होगी उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे स्पीड नहीं बदल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाहे पार्टिकल यहां है, चाहे यहां पे है, चाहे यहां पे है, ये पार्टिकल घूम के अगर यहां पे भी आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कहीं नहीं बदल रही है। और स्पीड हमेशा क्या बनेगी, टेंजेंशियल होती है, वो इसका मतलब चेंज नहीं होगी। लेकिन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है ना, तो डायरेक्शन बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगी वो क्या होगी बताओ जरा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप यहां पे इस आर्ग्यूमेंट से भी ये आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हमेशा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे दो डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और उनमें कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां पे बीच में आपस में कोई स्लिप नहीं कर रहा है एक दूसरे से, एक के साथ दूसरी मूव कर रही है, दोनों की अलग अलग रेडियस है। ठीक है, दोनों की मान लीजिए रेडियस अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों की अलग अलग रेडियस है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा दोस्तों, इस पॉइंट का, इस पॉइंट जो, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों डिस्क के ऊपर लाई कर रहा है ना, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी, इधर वाली डिस्क जो है इसकी वेलोसिटी को मैं V2 बोल देता हूं और इधर वाली वेलोसिटी को मैं V1 बोल देता हूं। इधर वाली वेलोसिटी जो होगी वो V1 होगी मेरी। तो यहां पे ये कह सकते हो कि V1 इज इक्वल टू V2 होगी। इसका मतलब आप ये समझिए, इसको अगर आपको नहीं भी पकड़ में आया तो आप ये समझिए कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट चाहे इस डिस्क पे लो चाहे इस डिस्क पे लो, इसकी वेलोसिटी बराबर आएगी। इसकी ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चिपक के चल रहे हैं, ये इधर रोटेट कर रहा है तो ये इधर रोटेट कर रहा है। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ω1 है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों स्लिप नहीं कर रही है। यहाँ पे स्लिप नहीं करने का मतलब घर एक दूसरे के ऊपर रगड़ नहीं खा रहे, वो एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे अलग हो रहे हैं। जैसे वो गियर अलग होते हैं ना, गियर में भी ऐसा ही होता है। अगर गियर बने होते यहाँ पे तो गियर में भी ऐसा ही होता है। गियर जो है वो एक दूसरे को स्लिप नहीं करते, वो ऐसे एक दूसरे के अंदर फंस के चलते हैं। तो अगर स्लिपिंग नहीं है या फिर यहां पे अगर कोई गियर लगा रखे हैं हमने, तो आप ये कह सकते हो कि जो इधर वाले की जो वेलोसिटी होगी वही इधर वाले की भी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं इधर से निकालूं तो इधर डिस्क के हिसाब से क्या आनी चाहिए बताओ जरा। इस डिस्क के हिसाब से इधर की वेलोसिटी आनी चाहिए ω1 इंटू r, और इधर वाली डिस्क के हिसाब से क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए ω1 इंटू r1 आनी चाहिए इसके हिसाब से, और इधर वाले के हिसाब से क्या आनी चाहिए ω2 इंटू r2। ये दोनों बराबर होंगे भाई। यहां पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो आएगी या जो स्पीड आएगी इस पॉइंट की, वो दोनों के हिसाब से बराबर आनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, वो भी दोनों का बराबर होगा। नॉर्मल कंपोनेंट नहीं भाई, ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी बात नहीं हो रही है, ये दोनों का अलग अलग होगा। बट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, ए टेंजेंशियल, जिसको हम बोलते हैं आर अल्फा, ठीक है, तो R1 अल्फा 1 जो होगा वही मेरा क्या होगा R2 अल्फा 2 होगा। ठीक है भाई, ये भी आपका बराबर होगा। तो इस पॉइंट पे दो चीजें बराबर होंगी। ठीक है, क्या, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है, चाहे वो इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो इस P पॉइंट का, क्योंकि P पॉइंट टच में है और स्लिपिंग नहीं हो रही, घर्षण नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, रगड़ नहीं खा रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है, दोनों आपका बस एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे घूम रहे हैं बस। ठीक है, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इन दैट केस आप बोलोगे कि इस पॉइंट की जो स्पीड होगी, चाहे आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, दोनों से बराबरी आनी चाहिए। और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, वो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंट हुआ तो यहां पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, दोनों को एक साथ ला रहा हूं तो बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे ये। ठीक है, एक दूसरे के चिपक के नहीं चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे। ये पॉइंट को समझिए। अगर स्लिपिंग नहीं है यहां पे एक दूसरे के साथ, तो फिर चिपक के चलेंगे एक दूसरे के साथ और बिल्कुल सिंक्रोनिज्म में चलेंगे।
इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी दोनों की वो सेम आएगी, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो भी सेम आएगी। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगी वो सेम नहीं आएगी दोस्तों, वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हमेशा याद रखेगा। अब अगले एपिसोड में हम क्या करने जा रहे हैं, अगले एपिसोड में जो अभी तक हमने पढ़ा है, कई सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, उन सब के ऊपर हम 1-2 एपिसोड में अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अगले 2-3 एपिसोड जाएंगे, उनमें हम इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।